इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमने आपके साथ बात करी पूरी दुनिया में ट्रेड होने वाले 3 ग्रेन्स के बारे में, मक्का, गेहूं और चावल। कौन कौन से देश इन ग्रेन्स का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, कौन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कौन गेहूं का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है और कैसे गेहूं ना सिर्फ एक पैसा कमाने का ज़रिया है बल्कि पावर हासिल करने का भी एक तरीका है। क्यों गेहूं एक स्ट्रेटेजिक क्रॉप है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं के ट्रेड के बारे में। कौन है गेहूं के ट्रेड के बड़े प्लेयर्स, और इस सीरीज में गेहूं के साथ साथ हम दूसरे ग्रेन्स के बारे में और दूसरी कुछ फसलों के बारे में भी बात करेंगे, जिससे एक वैश्विक स्तर पर ग्रेन के ट्रेड के बारे में क्लियर पिक्चर आप सबके सामने आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। 2003 में पूरी दुनिया का 73% ग्रेन ट्रेड सिर्फ 4 कंपनीज ने किया था। जी हाँ, ऑलमोस्ट 3/4 ट्रेड दुनिया का 4 कंपनीज ने किया था। A, B, C, D। A का मतलब आर्चर डैनियल्स मिडलैंड, B यानी बुंगी, C यानी कारगिल और D यानी लुइस ड्रेफस। जी हाँ, ये 4 सबसे बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया के ग्रेन ट्रेड में। इनमें सबसे बड़ी कंपनी है कारगिल, जो ना सिर्फ ग्रेन ट्रेड में एक बड़ी प्लेयर है बल्कि यूएस में सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी भी है, और इन चारों में ये सबसे बड़ी कंपनी है। 2011 में कारगिल ने $120 बिलियन का ट्रेड किया था, और ये एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है। कारगिल सिंगापुर में भी प्रेजेंट है। दूसरे नंबर पे है आर्चर डैनियल्स मिडलैंड, जिसे एडीएम के नाम से भी जाना जाता है, और ये चारों में सबसे यंग कंपनी है, सबसे नई कंपनी है। ये एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, इसका मतलब इसके स्टॉक्स आप शेयर मार्केट पे खरीद सकते हैं। ये दुनिया की 3rd लार्जेस्ट प्रोसेसर है गेहूं की, मक्के की, कोकोआ की और ऑयल सीड की, और ये लार्जेस्ट प्रोसेसर है कोकोआ बीन्स की। 2nd बिगेस्ट एथेनॉल की प्रोड्यूसर है यूएसए में। जी हाँ, एथेनॉल यानी बायोफ्यूल। इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे इसी वीडियो में, बट एथेनॉल जब भी आप सुने तो आज की डेट में उसका मतलब है बायोफ्यूल। बायोडीजल एडीएम यूरोपियन मार्केट्स के लिए भी एक्सपोर्ट करता है। आर्चर डैनियल मिडलैंड इंडिया में भी प्रेजेंट है अपनी मॉरिशस बेस्ड ऑफशोर कंपनी के थ्रू, जिसका नाम है एडीएम ट्रांसओशियानिक, और जो कि मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। उसके थ्रू एडीएम ने इंडिया में एफडीआई किया है। तीसरे नंबर की जो कंपनी है वो है बुंगी, और इंडिया में इसकी जो सब्सिडियरी है वो है बुंगी इंडिया। दिस इज द ओल्डेस्ट कंपनी। ये चारों में सबसे पुरानी कंपनी है जो कि नीदरलैंड से है। साउथ अमेरिका की ये सबसे बड़ी ग्रेन ट्रेडर है, और यूरोप के बाद, नीदरलैंड्स के बाद सबसे पहले इसने साउथ अमेरिका के मार्केट्स को ही कॉन्कर किया था। ना सिर्फ ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी ग्रेन ट्रेडर है, ये साउथ अमेरिका की सबसे ज़्यादा बड़ी मैन्युफैक्चरर भी है। इंडिया में ये बुंगी इंडिया के नाम से प्रेजेंट है। डालडा की जितनी भी ब्रांड्स हैं आज की डेट में वो सब बुंगी इंडिया के अंडर हैं। चौथे नंबर पे जो कंपनी है उसका नाम है लुइस ड्रेफस। ये चारों में सबसे छोटी कंपनी है जो कि फ्रांस से है, और ये दुनिया में कॉटन और चावल की लीडिंग ट्रेडर है, और पूरी दुनिया में ऑरेंज जूस की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है, जिसके ऑरेंजेस जो सोर्स किए जाते हैं ये इसके अपने साउथ अमेरिका बेस्ड प्लांटेशन से सोर्स किए जाते हैं। ABCD ये वो 4 कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया में ग्रेन ट्रेड को डोमिनेट करती हैं। तो आइए अब बात करते हैं कुछ उन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो दुनिया भर के ग्रेन ट्रेड को डिफाइन करते हैं। इन चारों कंपनीज में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। जो सिमिलैरिटीज हैं वही इन कंपनीज की
पहचान है और जो डिफरेंसेस हैं वो इस वजह से हैं कि ये कंपनीज अलग अलग समय में अलग अलग जगह में शुरू करी गई थी। तो आइए देखते हैं। इन चारों कंपनी की सबसे बड़ी सिमिलैरिटी ये है कि ये पूरे वैल्यू चेन में एग्जिस्ट करती है। मतलब फार्म से लेके आपके घर तक जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके बीच में जितने भी स्टेप्स हैं, चाहे वो ग्रेन स्टोरेज हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो वैल्यू एडिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, रिटेल हो, इन ये चारों कंपनीज फार्म टू फोक में स्पेशलाइज करती हैं। मतलब पूरी चेन में ये अवेलेबल हैं। इसके बाद जो एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के ग्रेन ट्रेड में पिछले कुछ सालों में आया है वो है फाइनेंशियलाइजेशन। फाइनेंशियलाइजेशन का मतलब है एक समय ऐसा था जब ग्रेन मार्केट्स स्टेबल हुआ करती थी। अर्थात अगर आप ये कहें कि गेहूं का मार्केट रेट भारत में 20 रुपए किलो है तो वो साल दर साल इन्फ्लेशन को थोड़ा एडजस्ट करते हुए 20 रुपए किलो ही रहता था, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता था और शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं होता था। बट फाइनेंशियलाइजेशन का मतलब है जब आपकी कमोडिटी मार्केट्स, जैसे कि आपकी स्टॉक मार्केट्स होती हैं, इसी प्रकार से आपकी कमोडिटी मार्केट्स भी होती हैं, जहां पर गेहूं, चावल, आटा, इन सब चीजों की खरीद फरोख्त करते हैं लोग अपने कंप्यूटर से बैठ के। और ना सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा लगाती हैं लाखों टन गेहूं चावल के अंदर। तो जब ये ऑनलाइन मार्केट्स कमोडिटी ट्रेड से जुड़ी तो ग्रेन का जो ट्रेड है वो कई हद तक ज्यादा वोलेटाइल हो गया, मतलब चेंज होने लगा। कई ऐसे लोग गेहूं के ट्रेड में आए जो असल में गेहूं कहीं पर भी अपने पास रखते नहीं हैं, जो सिर्फ एक डिजिटल तरीके से उस गेहूं की खरीद फरोख्त करते हैं। इसी को हम फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कमोडिटी ट्रेड कहते हैं। इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में और विस्तार में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कमोडिटीज। इसके बाद एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट जो पिछले कुछ सालों में ग्रेन ट्रेड से जुड़ा है वो ये है कि गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल, सोयाबीन, पाम ऑयल ये सिर्फ खाने के लिए नहीं उगाया जा रहा है, इंसानों के खाने के लिए सिर्फ नहीं उगाया जा रहा है, इसे मीट इंडस्ट्री के लिए भी उगाया जा रहा है जो दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही है। बाहर के देशों में आपको पता होगा सबसे ज्यादा खाए जाने वाले जो दो मीट्स हैं वो है बीफ और पोर्क, और ये दोनों ही ग्रेन कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज हैं। चिकन और मटन उतना ग्रेन कंज्यूम नहीं करते जितना पोर्क और बीफ इंडस्ट्री। सो आज की डेट में ग्रेन अगर उगाया जा रहा है तो वो मीट इंडस्ट्री के लिए भी काफी हद तक उगाया जा रहा है। तीसरा जो यूज है ग्रेन का वो है फ्यूल जनरेट करने के लिए। जी हाँ, बायोफ्यूल, जिसका भारत में भी नितिन गडकरी जी काफी एनर्जी के साथ प्रमोशन कर रहे हैं, जो काफी हद तक यहां पर अडॉप्ट हो रहा है। और ब्राजील में, दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राजील में उसको अडॉप्ट किया गया है बायोफ्यूल को, जिसको हम आज की डेट में इथेनॉल भी कह रहे हैं। हमारे देश में उसको गन्ने से और बैम्बू से बनाने की प्रक्रिया पर काम शुरू हो चुका है। जी हाँ, गन्ने और बम्बू की फसल से इथेनॉल को बनाने पर काफी जोर शोर से हमारे देश में काम शुरू हो चुका है। लेकिन इस बायोफ्यूल को सिर्फ गन्ने और बैम्बू के अलावा दूसरे ग्रेन से भी बनाया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं सुपरमार्केट्स का। पिछले कुछ दशकों में पूरी दुनिया में सुपरमार्केट्स आई हैं। भारत में भी अगर हम बात करें तो रिलायंस, मोर, टाटा का बिग बास्केट और इस तरह से कई और सुपरमार्केट चेन हैं। यूएस की बात करें, दूसरे देशों की बात करें तो वॉलमार्ट, केयरफोर, टेस्को, इस तरह की सुपरमार्केट चेन्स हैं जिन्होंने एबीसीडी जैसे बड़े ग्रेन ट्रेडर्स को चुनौती दी है। उसका कारण यह भी है कि जितना ग्रेन ट्रेड 80s के दशक में होता था आज उसका सिर्फ 1/3 होता है, क्योंकि इन सुपरमार्केट्स ने डायरेक्ट कमोडिटी में ट्रेड करना बंद कर दिया है और ग्राहक को जो पहुंचाया जाता है या एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जो पहुंचाया जाता है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता है।
अगर गेहूं की बात करें तो हम ब्रेड, पास्ता, स्पगेटी, फ्लावर, इस तरह की बात कर सकते हैं। तो बजाय गेहूं को सीधा सीधा ट्रेड करने के, सुपरमार्केट्स उनको वैल्यू ऐड करके सेल करती हैं और इसी वजह से कमोडिटीज, रॉ कमोडिटीज का जो डायरेक्ट ट्रेड है वो 80s के दशक के मुकाबले आज की डेट में 1/3 पर है। और इस प्रकार से सुपरमार्केट्स ने इन बड़े कमोडिटी ट्रेडर्स को चुनौती दी है। आइए अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए ABCD जैसी बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज के 10 पॉइंट बिजनेस मॉडल को डिस्कस करते हैं। किस प्रकार से ये कंपनीज पैसा बनाती हैं और कैसे मार्केट पर अपनी डोमिनेंस या पकड़ बनाकर रखती हैं। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे भारत में इन कंपनीज की कितनी प्रेजेंस है और जो फार्म प्रोटेस्ट हुए वो किस वजह से भारत में हुए और भविष्य में इस तरह की कंपनीज का या ग्रेन ट्रेड के प्राइवेटाइजेशन का भारत में क्या भविष्य है। पहला पॉइंट है कंट्रोल द फार्म। आप खेत पर काम करने वाले को, खेत के मालिक को यह बताएंगे कि वो क्या उगाएगा, कब उगाएगा और कितना उगाएगा, और फिर आप उससे ये ग्रेन खरीदेंगे एक पहले से डिसाइडेड मूल्य पर। इसका मतलब यह है कि ये कंपनीज पूरी तरीके से कंट्रोल करती हैं फार्मर को। दूसरा पॉइंट है मार्केट कंट्रोल। मार्केट कंट्रोल का मतलब है कि ये जिस दाम पर ग्रेन को बेचना चाहते हैं उसी दाम पर ग्रेन बिकेगा। यह हमेशा पूरी तरीके से हो नहीं पाता है, लेकिन कोशिश इनकी यही रहती है। और इसको कैसे किया जाता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का। मतलब इनके पास सारी जानकारी है और दूसरों के पास नहीं है। तो जब आपके पास सारी जानकारी है तो काफी हद तक आपको पता है कि कब कितना किसको बेचना है, कब रखना है, कितने दाम पर बेचना है, कब बेचना है और कब नहीं बेचना। क्योंकि इस ट्रेड में एंटर करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होती है, इसीलिए बैरियर टू एंट्री इस ट्रेड में काफी बड़ा है। दूसरे लोग, दूसरे ट्रेडर्स इस बिजनेस में नहीं उतर पाते। तीसरा पॉइंट, फार्म टू फोक, यानी जहां पर ग्रेन उगाया जा रहा है वहां से लेकर जहां उसका कंजम्पशन हो रहा है आपके और हमारे घर में, उसके बीच में पूरी की पूरी जो चेन है उसको अपने अंडर रखना है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि लॉजिस्टिक्स, ग्रेन स्टोरेज, एक्सपोर्ट, फाइनेंस, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा का ब्रांडिंग, पूरा का पूरा जो चेन है ये कंपनीज अपने पास रखती हैं। और इस वजह से इनके पास पैसे कमाने के कई रास्ते हैं, जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। अगर एक जगह लॉस होता है तो ये दूसरी जगह से उसको पूरा कर लेती हैं। कई मामलों में आप ये पाएंगे कि ये कंपनीज ना सिर्फ ग्रेन की ट्रेड कर रही हैं, बल्कि ये शिपिंग कंपनीज भी चला रही हैं, ग्रेन एलिवेटर्स भी चला रही हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज भी चला रही हैं, पैकेजिंग कंपनीज भी चला रही हैं, मार्केटिंग कंपनीज भी चला रही हैं। चौथा पॉइंट, फोकस स्ट्रेटेजिक इनपुट रॉ मटेरियल पर है। इसका मतलब आप चाहे पूरी वैल्यू चेन पर अपनी पकड़ बनाए रखें, लेकिन पूरा फोकस होना चाहिए उस कमोडिटी पर जो कई इंडस्ट्रीज के लिए मेन इनपुट रॉ मटेरियल है। उदाहरण के तौर पर अगर बियर इंडस्ट्री है तो बियर बनता है बार्ले से। तो अगर आप बियर इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपका कंट्रोल बार्ले पर होना चाहिए। अगर आप आटे की इंडस्ट्री पे, ब्रेड की इंडस्ट्री, पास्ता की इंडस्ट्री पे कंट्रोल करना चाहते हैं, फास्ट फूड की इंडस्ट्री पे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपकी पकड़ गेहूं पर होनी चाहिए। अगर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की इकोनॉमी पे पकड़ बनाना चाहते हैं तो आपकी पकड़ चावल पर होनी चाहिए। अगर आप यूरोप में कन्फेक्शनरी बिजनेस पे पकड़ बनाना चाहते हैं तो आपकी पकड़ कॉफी और कोकोआ पर होनी चाहिए। तो ये कंपनीज जो स्ट्रेटेजिक इनपुट रॉ मटेरियल होता है उस पर अपनी पकड़ बना कर रखते हैं। पांचवा पॉइंट, जिसको सुनकर आपको थोड़ा क्रोध भी आ सकता है, वो है लीगलाइज्ड होर्डिंग, मतलब लीगल तरीके से जमाखोरी। कई ऐसे देश हैं जहां पर बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज को यह बताने की कोई जरूरत नहीं होती कि उनके पास स्टोरेज में कितना ग्रेन है, और यह तब है जब दुनिया का 73% ट्रेड ये कंपनीज कर रही हैं। मतलब लीगलाइज तरीके से जमाखोरी। अगर अफ्रीका में भूखमरी भी मची है
तब भी कोई इनसे जाकर ये नहीं पूछ सकता कि आपके पास इतना गेहूं पड़ा है, आप उसको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर क्यों नहीं दे रहे। कोई नहीं पूछ सकता, ना ये बताएंगे। सो पांचवा जो पॉइंट है जो इनके बिजनेस मॉडल के लिए बहुत जरूरी है, इनकी पकड़ और डोमिनेंस के लिए बहुत जरूरी है, वो है लीगलाइज जमाखोरी। छठा पॉइंट, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। अगर इन कंपनीज को लगता है कि कोई छोटी कंपनी, कोई नई कंपनी किसी तरीके से कुछ मार्केट्स पर पकड़ बना रही है या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसा नया लेकर आई है जो भविष्य में इनकी पकड़ को कमजोर कर सकता है, तो इनका एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो ऐसी कंपनीज को खरीद कर या तो बंद कर देता है या अपने इकोसिस्टम में एब्जॉर्ब कर देता है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई छोटी कंपनी इन्हें कंपटीशन देने की कोशिश करती है तो ये उसको अर्ली स्टेजेस में ही खत्म कर देते हैं। सातवां पॉइंट, किसी भी तरीके से जमीन पर अपनी पकड़ बना के रखो जहां पर खेती हो रही है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि डायरेक्टली ये चीज नहीं हो पाती, लैंड की जो ओनरशिप है वो कंपनीज को डायरेक्टली नहीं मिल पाती, और उसके पीछे एक ही कारण है, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। जैसा कि भारत में हमने देखा, जो पंजाब में फार्मर प्रोटेस्ट हुए, उसके पीछे यही था कि आने वाले समय में प्राइवेट कंपनीज धीरे धीरे करके किसान के हाथ से खेत का पूरा कब्जा छीन लेंगी। वो भारत में नहीं हो पाया, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां पर ये कंपनीज खेत ओन भी करती हैं और जो फार्मर है वो सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह कंपनी के फार्म पर काम करता है। तो कोशिश इनकी यही है कि जमीन अपने हाथ में रहे, बिकॉज जमीन जो है वही असली स्ट्रेटेजिक इनपुट है। आप चाहे कितना वैल्यू एडिशन कर लीजिए, कितनी ब्रेड बना लीजिए, कितना पास्ता स्पैगेटी बना लीजिए, कॉफी, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स बना लीजिए, वो आता सब जमीन से ही है। तो इन कंपनीज की पूरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन इनका बस चले तो ये जमीन सारी की सारी अपने नाम पर ही करें, और जिनको भी काम करना है वो उसके ऊपर करें आकर। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हर देश का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर अलग होता है, तो इनको ये मौका नहीं मिल पाता। फिर भी ये हर हथकंडा अपना के इनकी कोशिश पूरी तरीके से ये रहती है कि अगर लीगली पेपर पर ओनरशिप कंपनी की नहीं है, फिर भी जमीन पर क्या हो रहा है उसका कंट्रोल कंपनी के पास ही रहना चाहिए। इसमें एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो ऐसे फसल होती हैं जिसमें लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जहां पर मशीनें से फायदा नहीं होता, वहां पर इन कंपनीज की पकड़ ढीली पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सब्जियां, हरी सब्जियां, बेरीज, छोटे फल, टमाटर, प्याज, इस तरह की जो चीजें हैं उसमें ये कंपनीज पकड़ नहीं बना पाती, बिकॉज ये बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव है। हर दिन उन चीजों पे नजर रखनी पड़ती है, बहुत छोटा क्रॉप साइकिल होता है, सड़ने खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वो जो फसलें हैं वो इन कंपनीज की पकड़ से बाहर हैं, और वही फसलें जो हैं उसमें चुनौती दी जा सकती है मार्केट में। आठवां पॉइंट, इनके पास पूरी की पूरी लीगल टीम्स हैं, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स लीगल स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू इनकी पूरी कोशिश रहती है जमीनों पर कब्जा करने के लिए। अगर आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 50 साल बाद, 50 साल बाद नहीं तो 100 साल बाद, ऐसी कंडीशंस बना के रखनी है कि फाइनली जमीन अपने हाथ में आ जाए। इसके लिए इन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, और अगर कोई देश ऐसा है जो थोड़ा भी इसमें ढील देता है, और मान लीजिए उन्होंने डायरेक्ट ओनरशिप के लिए मना किया है, तो ये कंपनीज की ऐसी चेन बना देंगे ऑफशोर कंपनीज की, जिसमें ये नहीं पता चलेगा कि फाइनल ओनर यही हैं। इसके लिए इनकी पूरी मेहनत रहती है। 9th पॉइंट, इन्वेस्टमेंट फंड का एक कॉम्प्लेक्स फ्लो ये लोग बना के रखते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में है, ये कंपनीज दुनिया के सारे देशों में है, अधिकतर देशों में है। तो इनके पास टैक्स बचाने के लिए, इनके पास अपनी इन्वेस्टमेंट को छुपाने के लिए, या किसी भी तरीके से अपने बचत करने के लिए, इनके पास पूरा का पूरा एक ऑफशोर कंपनीज का स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू ये टैक्स की काफी बचत करते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि इनकी एक स्केल जो है वो पूरे वैश्विक स्तर पर है, तो ये काफी बचत अपने टैक्सेस में कर पाते हैं, और इसी वजह से छोटी कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल है इनको कंपटीशन दे पाना।
आखिरी पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कॉर्पोरेट लॉबिंग। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये हर देश में जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको जॉब छोड़कर अपने पेरोल पर लाने के लिए कोशिश करते हैं और अपनी कंपनीज के एम्प्लॉइज को, सीनियर एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट में जाकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट के अंदर इनकी पकड़ बनी रहे। क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड करा कुछ लॉज बनाने के लिए तो कोई रोक नहीं सकता, जनता कभी रोक नहीं सकती। तो इसीलिए लॉबिंग इनका प्राइमरी फोकस रहता है। ये 10 पॉइंट्स के थ्रू इन कंपनीज ने पूरी दुनिया में अपना डोमिनेंस ग्रेन ट्रेड में बना कर रखा है। इस वीडियो में यही चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहते थे और शुरू में ही आपको बताया कि 2003 में 73%, 73% ग्रेन ट्रेड ABCD ने किया है दुनिया में। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे उन तरीकों के बारे में जिसके द्वारा छोटे ट्रेडर्स, आप और हमारे जैसे छोटे ट्रेडर्स भी इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी जगह बना सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर बिजनेस पर अपनी पकड़ चाहिए, उसके लिए एक एनर्जी चाहिए, एक जज्बा चाहिए, लेकिन वो चीज हो सकती है। उसके कई कारण हैं जो आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि बदलते समय में किस प्रकार से इस ट्रेड में छोटे और मीडियम ट्रेडर्स भी उतर सकते हैं। और भारत में भी आने वाले समय में जो ग्रेन ट्रेड है, जो ग्रेन का प्रोडक्शन है, वो काफी हद तक प्राइवेट हाथों में जाएगा। साउथ इंडिया में ये ऑलरेडी हो चुका है, नॉर्थ में ये अभी कम है। भारत में ग्रेन का जो प्रोक्योरमेंट है, जो खरीद फरोख्त है, वो FCI करता है, लेकिन ये हमेशा नहीं बना रहेगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि अमेरिकन कंपनीज भारत में आएंगी, क्योंकि भारत के लोग और भारत की जो सरकार है वो इतनी कॉन्शियस है कि इन प्रेडेटरी कंपनीज को भारत में पकड़ नहीं बनाने देनी। तो अगर वो नहीं आ सकती और सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? वो करेंगे आप और हम। तो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे उन बिजनेस मॉडल्स के बारे में और स्ट्रैटेजी के बारे में जिसके थ्रू भारत का एक छोटा और मध्यम वर्ग का ट्रेडर इंटरनेशनल ग्रेन ट्रेड में अपने पैर जमा सकता है। इस वीडियो को मैं एंड करूंगा एक ऐसे आदमी के बारे में बात करके जिसने ग्लोबल ऑयल ट्रेड के जो जायंट कंपनीज थी उनको चुनौती दी 1970s और 80s में, और जो आज ग्लेनकोर कंपनी के नाम से उसकी लेगेसी जिंदा है, जिसका नाम है मार्क रिच। हो सकता है एक एपिसोड हम मार्क रिच के ऊपर भी करें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मार्क रिच अपने पेरेंट्स के साथ जब वो 4 या 5 साल के थे US आए। वहां पर न्यूयॉर्क में उन्होंने अपना बचपन गुजारा और वहां से धीरे धीरे करके ट्रेडिंग में एंटर करा, और फिर इन्हीं सारी चीजों को समझते हुए उन्होंने चुनौती दी दुनिया के बड़े से बड़े ऑयल ट्रेडर्स को। जिस तरीके से वो काम करते थे उन्होंने उस पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को ही तोड़ कर रख दिया, और उस प्रोसेस में उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर कोई इंसान चाहे तो वो बड़े से बड़े कार्टेल और बड़े से बड़े कॉन्ग्लोमेरेट को भी चुनौती दे सकता है। आने वाले एपिसोड्स में एक एपिसोड मार्क रिच के बारे में भी जरूर करेंगे, जो कि फाउंडर है कंपनी ग्लेनकोर के। आशा करते हैं आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आने वाले समय में इसी प्रकार की और ज्यादा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और ऐसी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली बिजनेस में डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगी, आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे।